साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि किस तरह से बीएड पास शिक्षकों के साथ लगातार सरकार का अनाचार हो रहा है। किस तरह से वहां पर पहले 3,000 शिक्षकों को उनकी नौकरियों से हटा दिया गया, उसके बाद पुलिस का इतना जुर्म ढाया गया, उनको बूट से रौंदा गया, उनको सड़क पर अपने घुटनों के दम बल पर चलने को मजबूर किया गया, महिला शिक्षिकाओं के कपड़े तक फाड़े गए और अब उन पर एफआईआर होने की सूचना है। बहुत दुखद है ये सब। आप पहले किसी को नौकरी पर देते हो, नौकरी पर रखते हो, दूसरी बात जब मामला हाईकोर्ट में उलझता है तो आप न तो उसकी पैरवी करते हो कायदे से, और एक झटके में 3,000 शिक्षकों की नौकरी ले ली जाती है। हम सबके बीच इस वक्त मौजूद है विकास मिश्रा। विकास मिश्रा खुद भी शिक्षक की नियुक्ति पाई, इनको मिली थी इस जो भर्ती योजना थी उसके अंतर्गत, लेकिन अब वो बेरोजगार है क्योंकि इनको भी बर्खास्तगी की नोटिस मिल गई होगी। विकास, कैसा है, क्या हुआ ये सब? जी सर, नमस्कार। मैं भी एक पीड़ित बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हूँ। आज जो हम लोगों के ऊपर बीत रहा है सर, मैं उसको बताने से पहले मैं हर मीडिया संस्थान में जुड़ता हूँ। बड़े दुःख का विषय है कि जिस प्रकार से द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ है, उस तरीके से पूरे लोकतंत्र का चीरहरण आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर हो रहा है। जो मासूम आदिवासी बेटियां हैं, क्योंकि हमारी जिस जो नियुक्ति हुई थी विज्ञापन के आधार पर, उसमें 70% जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हुआ था। प्रदेश के मुखिया खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, जब हमको नियुक्तियां रुकी हुई थी तब हम दर दर भटकते थे और जाते थे। तो माननीय ओपी चौधरी जी का एक ट्वीट है, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उस समय के तात्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी से वो खुद रिक्वेस्ट किए थे अपने ट्विटर अकाउंट में, वो जो अभी भी वर्तमान में है, और अरुण साहु जी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के, उनका भी एक ट्वीट है। जब ये विपक्ष में थे तो हमारे साथ में थे कि इनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन आज ये सत्ता पक्ष में है, उसके बावजूद जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पहली तो ये हमारी बातें सुनते हैं और कोर्ट का हवाला देकर के हमारे को इग्नोर कर दिया जाता है। बीते 1.5 सालों से हम शासन के दर दर भटक रहे हैं, नेताओं मंत्रियों के दरवाजे जाते हैं। हमारे साथियों के साथ जिस प्रकार से हमारी जो शिक्षिकाएं हैं बहन, उनको सड़कों पर जो तेली बांधा के सामने जिस तरीके से घसीटा गया है, मैं देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से लोकतंत्र का जो चीरहरण हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के काल में 1975 में जो इमरजेंसी लगा हुआ था, वो अघोषित इमरजेंसी छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। और जिस तरीके से आईपीएस रैंक के अधिकारी वहां पर जो है आदिवासी महिलाओं को, और जो शिक्षिकाएं हैं, एक पुलिस का प्रोटोकॉल होता है कि बिना महिला पुलिस के आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। वहां पर मर्द पुलिस उनके ऊपर कूद कर रौंद करके उनको दौड़ रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, यहां तक कि आईपीएस रैंक के अधिकारी उनको जमीन पर घसीट रहे थे। ये बड़ा ही दुख का विषय है। मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ इवन विकास भारत विकास में। विकास एक चीज बताइए, विकास एक चीज बताइए कि ये जो आपको बर्खास्तगी की नोटिस मिली जी है जी, कि नहीं अभी? बर्खास्तगी की नोटिस बर्खास्तगी। मिल। अच्छा, एक बात बताइए, इस बर्खास्तगी के बाद पहले क्या आपको अंदेशा था, क्या जब नौकरी मिली थी कि आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, हमें पूरा भरोसा था भारत के लोकतंत्र पर, और न्यायपालिका पर भी हमारी पूरी आस्था थी। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो मैंने संविधान की किताबों में पढ़ा था, वो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है हमारे लिए काम नहीं किया। कहीं ना कहीं जो एक तरीके से हर बार जो न्यायपालिका के द्वारा पूछा गया, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में, चाहे हाई कोर्ट बिलासपुर में हो और जी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य को संवारा जा सकता है, क्या सरकार इनका समायोजन कर सकती है। लेकिन एक और जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं, बहनें सड़कों पर रो रही हैं, गा रही हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आप सर मुझसे सवाल किए, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी? पूरी लोकतंत्र पर आस्था थी, भारत के सिस्टम पर आस्था थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन आज जो मैं जिस तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक था, आज भारत के लोकतंत्र और जो सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम बुना गया है कि जब एक पढ़े लिखे को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो सारे एक कानून को चीज जानता बताइए, है। विकास विकास आपके घर में कितने लोग हैं, आप कितने भाई बहन हैं? देखिए सर, मैं एकदम गरीब परिस्थितियों से पला बढ़ा एक बालक हूँ। मेरे घर में परिस्थिति इतनी खराब थी कि जब मैं 5वीं पढ़ रहा था तब से मैं अपने
पढ़ाई का खर्च मैं स्वयं उठाता था। मेरे पिताजी के पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं थे। एक जो खपरेल वाला जो घर होता है, वैसे घर में मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ पर एक कमरे पे हम लोग रहा करते थे। जब बारिश की बूंदें गिरती थी, जब बारिश का मौसम आता था, ये सावन आता था, लोगों के लिए खुशी का मौसम होता है। बड़े-बड़े घर वालों के लिए वो कार में घूमने के लिए निकलते हैं, बारिश को बूंदों का मजा लेते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, ये बारिश आ गया है, मेरे घर का जो खपरेल जो बंदर तोड़ दिया है, हर साल उसमें खर्च करना पड़ता है, वो पैसा हमारे पास नहीं है। इस बार जो जो हम लोग बिस्तर में सोते थे, उस बिस्तर को यहाँ से वहां करना पड़ता था। जहां पर खाना बनाते थे, जहां पर चूल्हा, वहां पर जो पानी गिर जाता था। मतलब ऐसी स्थितियों के बावजूद हम पढ़े लिखे, संविधान पर आस्था रखते हुए, भारत के लोकतंत्र पर आस्था रखते हुए कि हम इस स्थिति को सुधारेंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। मैं जो है इतने अच्छे से पढ़ाई किया, लगातार तैयारी कर रहा था। एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था 2018 में, उसके बावजूद मैं बेड रेस्ट में था, उसके बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी और मैंने लगातार जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहा। जिसके बाद जो मेरिट पे आने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी सिनारियो को हम देखेंगे तो एनसीटी जो संस्था है, केंद्र सरकार की एक संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जी। जिसने नियम बनाने में गलती की। जो आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स जो है एसी बंद विकास कमरों में विकास 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 विकास, आप अब विषयांतर ना करें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप लोग कितने भाई बहन? जी जी, मैं हम लोग जो है सर, मैं 4 भाई बहन हैं हम लोग। और अच्छा। स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी जो एक बहन है उसका, जी उसकी उसकी बहन का मेरे शादी भी करना है। मैं सोचा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं कुछ पर्सनल लोन ले लूंगा। एक बहन की मैंने शादी किया है तो मैं पैसे जुटाया था, जो कर्ज अभी भी बाकी है। मैं काम करते हुए पढ़ाई करता था ताकि मेरी छोटी बहन जो है, मैं पुरानी जो शादी की उसमें मेरा जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उसको बेच दिया। अब मेरे पास जमीन भी नहीं है कि मैं अपनी बहन का शादी कैसे कराऊंगा। मैं तो सोचता हूँ ये कोई तो बाहर से ये तो ऐसे, बेहद दुख की बात है। बहुत दुख की बात है सर। मैं, मेरे परिवार वाले जब कहीं कोई रिश्ता बताते हैं परिचित के लोग, तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो 1 रुपया फुटी कौड़ी नहीं है, अपनी बहन का शादी कैसे कराऊंगा। और मेरी बहन की उम्र हो चुकी है, उसके बाद इतनी तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। मेरे पिताजी का अच्छा कोरोना में निधन। विकास, एक बात बताएं, जब आपकी नौकरी छूटी, आपको बर्खास्तगी की नोटिस आई और परिवार के लोगों को पता चला, तो उनको कैसा लगा? क्योंकि जो दुख है वो आपका, वो तो व्यक्तिगत आपका है, लेकिन एक जी, बार किसी की नौकरी लगती है या नौकरी छूटती है, पूरे परिवार पे असर पड़ता है। तो परिवार पे क्या असर पड़ा आपके? पूरे परिवार पर असर पड़ता है सर। मेरी जो है छोटी बहन और तैयारी कर रही है, तो उसका जो मैं खर्चा स्वयं उठाता था, तो उसकी पढ़ाई एक तरीके से रुक गई है। मेरी माँ जो है 65 बरस से ऊपर की है, लगभग 68-69 साल उसका उम्र हो चुका है। उम्र के उस दहलीज में है जहां पर वो सोचती थी कि बेट मैं कुछ काम करते करते जरूर पढ़ते रहना बेटा। और मैं तैयारी करके जो नौकरी हासिल किया था, वो नौकरी चले जाने के बाद जो है वो इतनी गुमसुम सी रहती है, उसकी आंखों से आंसू आते रहता है और कहती है कि बेटा अब चुनाव में वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम इतने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके मेरिट में आकर के नौकरी लगे थे और तुम्हारी नौकरी को सरकार ने छीन लिया है और हवाला दे देता है कि कोर्ट का है, तो ऐसी स्थिति में मेरी माँ इतनी दुखी हो जाती है, मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ सर। मैं क्या कहूँ, जब मेरी नौकरी को मैं मुझको टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बावजूद बहुत दिनों तक मैं अपनी माँ को नहीं बताया था कि मैं तूता धरना स्थल पे जाकर के आंदोलन में रहता हूँ माँ। मैं हम्म। उनको यही गुमराह कर देता था कि आज हमारी नौकरी नहीं गई है, उनको झूठ बोलता था क्योंकि कहीं वो उम्र के दराज में है, कहीं उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए शारीरिक रूप से, इस कारण उस बात को छिपा कर अंततोगत्वा जो बाई पोस्ट जब आया, जो टर्मिनेशन लेटर, मेरी माँ तो उसको देखी और उसके बाद वो खुद मेरे को बता नहीं पाती थी कि बेटा तेरा ये टर्मिनेशन लेटर आया है। मैं एक दिन पूछी बेटा ये तेरा आया है, तुम लोग को निकाल दिए हैं क्या? तो मैं बोला माँ हाँ निकाल दिए हैं, तुम मेरे को बता क्यों नहीं रहा था इतने दिनों से? तो मैं सिर्फ यही बोलता था कि माँ आपको बता के क्या करता, तुमको और पीड़ा होती। ऐसी स्थिति है सर। 3,000 जो युवा है, मेरी एक अलग कहानी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे देखिए दोस्तों की अलग। विकास, एक सेकंड विकास, विकास की ये बातें जो है दिल को दुखी करती हैं, मर्माहत करती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के युवा, खास तौर से छत्तीसगढ़ के युवा, जो कि बहुत सज्जन होते हैं, आप कभी छत्तीसगढ़ अगर जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के लोगों की सरलता को देखेंगे तो आप हतप्रभ हो जाएंगे। एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ नफरत का माहौल है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लोग बेहद संकोची, बेहद मृदु स्वभाव के होते हैं। और सपना केवल 3,000 युवाओं का नहीं टूटा है, उनके साथ जुड़े हुए हजारों लोग हैं। उनके परिवार में, हर परिवार में 5, 7, 8 सदस्य हैं। सबके सपने टूटे हैं इन नौकरियों के जाने से। एक चीज बताएं विकास, आप
इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, किसको मानते हैं आप, या देखिए खुद सर, को? ये मैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है हमारा लोकतंत्र पे आस्था रखना और वोट डालना ही मेरे लिए दुर्भाग्य है, ऐसा लगता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज मैं इतना उत्साही व्यक्ति था कि अपने जीवन में किसी के प्रति अन्याय जब होता था तो मैं उसके लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ रहता था। लेकिन आज जो है ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारा जन्म लेना ही क्या दुर्भाग्य बन चुका है, कि जिस प्रकार के सपने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बुना हुआ था। भारत आजाद है सर, लेकिन वो कागजों में आजाद है। भारत में संविधान है, वो कागजों में है। ये जो आम व्यक्ति अगर इतना पढ़ा लिखा है, मैं एमफिल किया हुआ हूं, मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ करके मैं हार चुका हूं। मैं समझ नहीं आता, एक जो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी व्यक्ति रहता है, जिसको ये कानून और संविधान का पता नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो व्यक्ति इस संविधान में कैसे आस्था रखता होगा, कैसे लोकतंत्र में वो विश्वास करेगा? जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जो सभी प्रकार के कानून और न्याय को जानता है, उसको अगर न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे पास तो 3000 का एक समूह है, हमारा पूरा परिवार है, समाज के आप जैसे लोग और जितने पत्रकार हमारी बातों को लगातार उठा रहे हैं, उसके बावजूद हमको अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो एक जो शोषित पीड़ित जो व्यक्ति रहता है, गरीब जो है बस्तर जैसे अंचल में, उसको कैसे न्याय मिलेगा? मैं तो यही सोचता हूं कि एक सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार में एनसीटी की हुई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि माननीय मोदी जी वहां पर 2 बार चुन करके गए हैं, क्या उनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो हमारी बात को क्यों नहीं सुनते हैं? चाहते तो एक कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके हमको नौकरी पर रखा जा सकता है। बिल्कुल केंद्र बिल्कुल। बिल्कुल निर्देश दे सकती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक ऐसा नियम बनाया, सर ये 3000 और 3000 परिवार के व्यक्ति की बात नहीं है। आप, मैं छत्तीसगढ़ में अकेला पीड़ित नहीं हूं, 3000 जो हम पीड़ित हैं, उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में यह मामला लंबित है, कोर्ट में है, वहां पर भी नौकरियों का जाने का गाज गिरेगा। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एनसीटी के गजट 2018 को देख करके बीएड किए थे कि मैं बीएड करने के बाद पहली से पढ़ा सकता हूं। आज उनके पूरे अरमानों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। उनका परिवार आप वो रोटी। दर्शकों, आप एक विकास रोकता हूं आपको, आप इस बात का अंदाजा लगाइए दरअसल है क्या जो बार बार ये एनसीटी की बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की। ये बात विकास इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल 2018 में एक बड़ी बैठक हुई थी 9 मार्च के दिन। उसमें सीबीएसई के हस्तक्षेप पर, क्योंकि सीबीएसई को ये लगने लगा कि टीचर्स की संख्या बहुत कम है, जब तक बीएड पास लोगों को हम नहीं रखेंगे प्राथमिक शिक्षकों के तौर पे, तब तक शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने प्रस्ताव रखा सीबीएसई ने, प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री थे, एनसीटीई थी, तो निर्णय ले लिया गया कि ठीक है बीएड वालों की भर्ती होगी। बाद में तमाम राज्यों में भर्तियां इसको लेकर के शुरू हुई। और जो सबसे बड़ी बात विकास बता रहे हैं, जो अच्छी बात बता रहे हैं, जो जानना सबको जरूरी है, कि एनसीटीई के इस आदेश के बाद देश के लाखों छात्रों ने बीएड किया, नौकरी पाने के लिए बीएड किया। उनको ये लगा कि अगर हम बीएड कर लेंगे तो हमें नौकरी लग जाएगी। कुछ राज्यों में भर्तियां शुरू हुई, लेकिन राजस्थान के जो डीएलएड के छात्र थे, जो डीएलएड पास लोग थे, वो चले गए कोर्ट में। और जब कोर्ट में गए तब एक व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि मैं बीएड पास हूं, लेकिन हमारे राज्य में नियुक्ति नहीं हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को फटकार लगाई, कहीं आप नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। गजब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तो केंद्र सरकार को और एनसीटीई को अपना पक्ष रखना था, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष कायदे से रखा ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल गायब थे कोर्ट से। क्यों विकास? यही तथ्य है ना। सर ये एनसीटी ने जब अपने पक्ष रखने की बात थी माननीय उच्चतम न्यायालय में, अपना पक्ष सही तरीके से बिल्कुल नहीं रखा। और इवन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हमारा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लगा हुआ था, दर दर भटकते हुए मंत्री के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री के पास हम लोग जाते थे छत्तीसगढ़ शासन के, और एक ही दरख्वास्त रखते थे कि सर आप ऐसे वकील को कीजिए, तुषार मेहता जी को, सॉलिसिटर जनरल को, वो अगर वहां पर उतर करके पैरवी करेंगे, पक्ष को अच्छे से रखेंगे, तो बिल्कुल जो है कोर्ट संतुष्ट होगी। लेकिन ये हम सब 3000 व्यक्ति के लिए और जो पूरे मतदान करने वाले युवा और भारत के एक नागरिक के लिए दुर्भाग्य है कि हम घरों से निकल करके वोट देते हैं कि हमारा देश अच्छा बने, हमारे समाज का कल्याण हो, लेकिन ये जो नेता जिस तरीके से
हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, सरकार बनने के बाद हमारी बातों को भूल जाते हैं। आज जो ऐसी स्थिति थी कि कोर्ट में वेयर इज नटराजन, एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जो पैनल होते हैं उनमें से जो व्यक्ति उतरा हुआ था, तुषार मेहता जी को उतारने की मांग किए थे, लेकिन जो वहां पर जो सरकार के द्वारा जो सरकारी वकील खड़ा किया गया था वो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही आधे सुनवाई से गायब हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो 4-4.5 घंटे की सुनवाई चली, वेयर इज नटराजन, सरकार का पक्ष क्या है इसको जानने के लिए उनको ढूंढ रहे थे। अगर वहां पर सरकारी वकील खड़े होते हमारे पक्ष में कि इन बच्चों की नौकरी लग चुकी है, इनका कोई दोष नहीं है, विज्ञापन जिस आधार पर निकाला गया था एनसीटी का जो नियम था, तो बिल्कुल हम सबकी नौकरी बच सकती थी। लेकिन बात यह है जब नेताओं के ऊपर एफआईआर होता है, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, या किसी प्रकार को उनको बचाना होता है बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को, तो एक पूरी वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय किया गया, यह बड़ा दुर्भाग्य है। आज तो विकास एक चीज बताइए कि जो 3,000 लोग हैं, 2,897 जो शिक्षक हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या हाल है? कोई आपका हालचाल ले रहा है? विपक्ष पूछ रहा है आपको? सर मैं तो यही कहूंगा कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था ना, तो सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं, हम इस तरह से मिथकों में जाकर के बात नहीं सुनना चाहते। हम बहुत सीधा सच्चा आवाज आपकी सुननी चाहते हैं कि ये 3,000 शिक्षकों का, जिनमें की महिलाएं, खासतौर से आदिवासी शिक्षिकाएं बहुत बड़ी संख्या में है, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? जिस तरह से उनका आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ, मानसिक उत्पीड़न हुआ, क्या लग रहा है, कैसे है सब? पर उनको जब उस दिन तेली बांधा के सामने जी रोड पे उनको घसीटा गया, कई लोगों के जो घुटने छिल गए हैं, हाथ छिल गए हैं, उनके कपड़े फट गए हैं। आज स्थिति ऐसी है, सरगुजा और बस्तर दूरस्थ अंचल आप जानते हैं, जहां पर जो पढ़ने की किसी प्रकार की सुविधाएं ना के बराबर है, वहां पर बीएड जैसे कॉलेज नहीं है। वो अपने जमीन को बेच करके, आदिवासी महिलाएं अपने जमीन को बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रायपुर भेजी थी कि ये मेरी जो बच्ची है बीएड कर लेगी तो इनको नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मिला, लेकिन सरकार ने नौकरी छीनने का काम किया है। आज मेरा एक साथी है, मैं कैमरे के सामने कहता हूं कि उसके पिताजी का बाईपास सर्जरी हुआ है। एक साथी अपने पिताजी के इलाज के लिए लोन लिया हुआ, उसका 17,000 हर महीने ईएमआई पड़ता था। आज मैं जानना चाहता हूं कि वो 17,000 की ईएमआई कैसे पटाएगा। सर आज ऐसी स्थिति है, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि इंसान को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए, लेकिन इतनी विकट स्थिति है, हमारी नौकरी छीने जाने के कारण कल ये होगा कि कई लोग आत्महत्या करेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा वोट देने हमारी जिम्मेदारी थी? क्या लोकतंत्र पर आस्था रखना हमारी जिम्मेदारी थी? शासन का कोई व्यक्ति आज तक हमसे आकर मिला नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि छत्तीसगढ़ का जो लोकतंत्र है क्या वो मर चुका है? यहाँ के नेता केवल जो है चुनाव में व्यस्त रहते हैं। हर जो है चौथे महीने में चुनाव आ जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस की गलती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गलती है तो मध्य प्रदेश और यूपी बिहार में किसकी गलती थी? वहां पर तो आपकी सरकार है। केंद्र ने एनसीटी ने नियम बनाया, केंद्र में तो आपकी सरकार है। आज जो पूरे फसाद का जड़ है वह एनसीटी है और केंद्र में आपकी सरकार थी। आज करोड़ों युवा उस भुगतान को भुगत रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो आदिवासी महिलाएं चीख रही, पुकार रही हैं, सरगुजा और बस्तर जैसे आदिवासी इलाके से आकर के सरगुजा से पैदल यात्रा 350 किलोमीटर का, मैं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं सोचता हूँ कि 350 किलोमीटर कैसे हमारे साथी पैदल चल करके आए हैं रायपुर तक। उसके बाद बिना रुके बिना थके 34 दिन से 35 दिन तक तूता स्थल पर बिना खाए पिए भूख अनशन हड़ताल, कई साथियों का जो बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया और अस्पतालों में एडमिट है। लेकिन फिर भी विकास अब क्या प्लानिंग है आप लोगों की? अब क्या योजना है, क्या करेंगे? अब तो वहां पे निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए सर, लोकतंत्र पर तो आस्था उठ चुका है। हम सब ने चुनाव का बहिष्कार किया है, निर्वाचन कार्यालय में जा करके हम सब ने मताधिकार का त्याग कर दिए हैं कि जब हमारी चुनी हुई सरकार हमारी नहीं सुन सकती तो हमारा मत देने का क्या मतलब है। और मेरे अंदर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जो है राजगुरु का, मैं उनकी भावनाओं को जानने वाला हूं। और भगत सिंह का एक कोट मैं कहना चाहूंगा सर कि अगर जो है सरकार जो है नहीं सुनती, और एक उन्होंने कोट कहा था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, लेकिन लोकतंत्र पर आस्था है। ये जो हम तो आग्रह करते हैं कि सरकार के पास अभी भी समय है, हमको समायोजित करे, हमें नियुक्ति प्रदान करे। ये 3,000 व्यक्ति नहीं है, 3,000 चाणक्य है। जब चाणक्य ने चोटी बांधा था तो मगध जैसे साम्राज्य सत्ता से हिल गए थे।
फिर यहाँ पर 3000 चाणक्य एक साथ जब खड़े होंगे, अब खड़े हैं, आखिरी तक एक साथ खड़े रहेंगे जब तक हमारी जान न चली जाए। हम नौकरी देश आपके लेकर के साथ रहेंगे। खड़ा है, देश आपके साथ खड़ा है। एक चीज बताइए विकास कि आप लोगों ने वेतन आहरित करना आप लोगों ने शुरू कर दिया था कि नहीं? कितने महीने का वेतन मिला? लगभग हम लोगों ने सर 14 महीने कार्य किया और 14 महीने तक हमको तनख्वाह प्राप्त हुई। आज स्थिति ऐसी है, मैं जिस नहीं नहीं, अब इस महीने की तनख्वाह आई कि नहीं आई? नहीं नहीं, बीते महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आई है, क्योंकि हमको अब आप टर्मिनेट कर दिया। अंदाजा लगाइए दर्शकों कि कितना दुखद है कि 14 महीने काम करते हैं, आप भरोसा देते हैं ये लोगों को, इस देश के युवाओं के साथ ऐसी ठगी। ये माने बड़ा दुखद है। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश के युवा हमारी ताकत है, और इन युवाओं के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। हम आपसे फिर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे। और एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का जो दर्द है, वो दर्द समूचे हिंदुस्तान का है। आपके दर्द को सबके साथ साझा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आप लोग सफल हो इस आंदोलन के लिए। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार धन्यवाद। साथियों, फिर मिलते हैं।